नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। जेडीयू सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, निशांत कुमार को नेतृत्व मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जेडीयू की कमान निशांत को मिल सकता है। आपको ये भी बता दें कि जेडीयू नेताओं से आज मिलेंगे नीतीश कुमार। आज शाम नीतीश कुमार करेंगे बैठक। निशांत की पॉलिटिक्स में एंट्री का प्रस्ताव जो है वो रख सकते हैं। तो निशांत कुमार जो कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनकी अब पॉलिटिक्स में एंट्री होगी। जेडीयू का कमान अब आने वाले समय में वो संभाल सकते हैं। और क्योंकि आज नीतीश कुमार जेडीयू के तमाम कार्यकर्ताओं और पार्टी के नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। और सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि ये जो है नॉर्मल मुलाकात नहीं है, क्योंकि इस दरमियान जो है नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार के लिए पार्टी में प्रस्ताव रखने वाले हैं। और देखने वाली बात ये होगी कि इसमें क्या कुछ सहमति बनेगी, लेकिन सोर्सेस यही बता रहे हैं कि आने वाले समय में जेडीयू का कमान निशांत कुमार के हाथों में होगा। तो ये बड़ी खबर है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। एक तरफ पटना से दिल्ली तक का सफर यहाँ पर नीतीश कुमार तय करते हैं। राज्यसभा में अब उनकी एंट्री होने वाली है, उसके लिए उन्होंने नॉमिनेशन दाखिल किया है और अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में कई बड़े सवाल है कि अब सीएम कौन होगा बिहार का, क्योंकि अब 6 महीने के भीतर ही काफी हलचल अब बिहार की राजनीति में देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में आज नीतीश कुमार जेडीयू के तमाम नेताओं से मुलाकात करेंगे। बिहार की राजनीति में एक बड़ा सियासी मोड़ सामने आ चुका है। 2025 विधानसभा चुनाव के पोस्टर बॉय रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन भर दिया है। और इसी के साथ बिहार की सत्ता को लेकर सवालों का नया दौर शुरू हो गया। जैसे ही नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर सामने आई, विपक्ष ने सीधे तौर पर बीजेपी पर हमला बोल दिया। विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ने चुनाव में नीतीश कुमार का चेहरा इस्तेमाल किया है, लेकिन जीत के बाद अब उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर राज्यसभा भेजा जा रहा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री जेडीयू का ही होगा या फिर बीजेपी इस मौके पर अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों की माने तो बीजेपी की तरफ से कई नामों पर चर्चा चल रही है, तो वही दूसरी तरफ एक और नाम जो कि तेजी से सियासी गलियारों में तैर रहा है, वो है नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का। क्या जेडीयू अब सत्ता की कमान परिवार के हाथों में देने की तैयारी कर रही है, या फिर बीजेपी इस मौके को बिहार में अपना नेतृत्व स्थापित करने के लिए इस्तेमाल करेगी। दरअसल सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री का नहीं है, सवाल है एनडीए की अंदरूनी राजनीति का भी। क्योंकि अगर जेडीयू और बीजेपी के बीच नेतृत्व को लेकर खींचतान बढ़ती है, तो इसका असर पूरे गठबंधन पर पड़ सकता है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना बिहार की राजनीति में नई पारी की शुरुआत होगी, या फिर एनडीए के भीतर नई सियासी खींचतान की कहानी लिखने वाली है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में सत्ता का समीकरण बदल सकता है और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर बड़ा फैसला सामने आ सकता है। क्योंकि एक तरफ नितिन नवीन, गृह मंत्री अमित शाह लगातार बैठकें कर रहे हैं। अंदरूनी खाने दिल्ली से लेकर पटना तक हलचलें तेज हो चुकी हैं। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर अब कमान कौन संभालेगा, क्योंकि कई ऐसे नाम हैं बीजेपी की तरफ से जो सुर्खियों में चल रहे हैं, जिसमें दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया और नित्यानंद राय। ठीक है, इसी बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र कुमार, नेता बीजेपी के, अरुण कुमार प्रवक्ता हैं आरजेडी के। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आपके पास ही आऊंगी सुरेंद्र जी। बिहार में हलचलें तेज हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि अब बिहार का सीएम कोई बीजेपी से ही होने वाला है, क्योंकि कई ऐसे नाम हैं। हालांकि इस बीच विपक्ष की तरफ से आरोप भी लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया गया है और बीजेपी इसी तरीके से सीएम को हटाती है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार जी को बधाई देता हूं कि वो स्वयं जो है उन्होंने इच्छा जाहिर किया कि मैं राज्यसभा का भी सदस्य होना चाहता हूं, क्योंकि मैं पहले विधानसभा, फिर विधान पार्षद और फिर लोकसभा का सदस्य रह चुका हूं। तो मेरा इच्छा है कि मैं राज्यसभा का भी सदस्य बनूं। तो हमारे तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय नीतीश कुमार जी को बधाई है कि वो बिहार को जिस तरह से पिछले 20 वर्षों से उन जंगल राजों से निकाल के एक विकास के रास्ते पे ले जाने का काम किया,
और वो अब केंद्र में जाके अपना सहयोग देंगे कि देश और बिहार का जो विकास हो रहा है, डबल इंजन की सरकार जो विकास कर रही है, उनमें उनका सहयोग रहेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि विपक्ष कह रही है कि नीतीश कुमार जी को जबरदस्ती जो है उनका अपमान किया है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि विपक्ष के पास बोलने के लिए आज के डेट में कुछ नहीं है। कल तक यही विपक्ष के लोग कहते थे कि नीतीश कुमार जी का जो है मानसिक हालत ठीक नहीं है, उनको जो है दवाई दिया जा रहा है, उनको जो है पता नहीं क्या क्या दिया जा रहा था, उनके प्रति जो है बहुत सारे उल्टा सीधा बोलते थे विपक्ष के लोग। लेकिन आज खुशी की बात यह है कि विपक्ष ये कह रहा है कि मेरा संवेदना है उनके साथ, मैं उनके साथ खड़ा हूं। तो ये जो राजनीतिक के जो ये लोग जो राजनीतिक का जो गेम खेलते हैं कि लोगों को जो जनता को जो बेवकूफ बनाने का जो इन लोगों का सिलसिला है पिछले कई वर्षों से, तो बिहार की जनता ने तो अभी चुनाव के टाइम में इन लोगों को सबक सिखाने का काम किया कि आप लोग झूठ बोलते हो। जो व्यक्ति अपने भाई का, बहन का, बहू का नहीं हुआ, वो बिहार का क्या बात करेगा। ठीक है अरुण जी, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है जवाब ले लेते हैं। अरुण जी मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या वाकई में नीतीश कुमार का इस्तेमाल बीजेपी ने किया है, अब उनको हटा दिया गया है और अब अपने नेतृत्व को बीजेपी मजबूत करेगी और अब बीजेपी में से ही कोई आने वाले समय में सीएम फेस होगा? देखिए तरन्नुम जी, ये तो लगातार हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है, जिस मिशन में वो लंबे अरसे से लगी हुई थी और अपने लोगों को लगाए हुए थे, आज वह मिशन में वो सफल नजर आ रहे हैं। ये नई बात नहीं है। हमारे प्रवक्ता साथी बोल रहे थे बीजेपी के, इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को ही लेने का काम करती है। चाहे महाराष्ट्र में देख लीजिए, बाल साहेब ठाकरे के साथ उन्होंने गठबंधन किया, क्या हासिल किया, उनके पार्टी को रणभंग कर दिया। सिंधे साहब के साथ क्या उन्होंने किया। ये भी कह रही है, पार्टी ये भी कह रही है कि ये नीतीश कुमार की खुद की इच्छा थी, वो जाना चाहते थे राज्यसभा और लंबे वक्त से इंतजार में थे। अरे सुनिए ना, लंबे वक्त इतिहास गवाह है। आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी के नाम पर कभी किसी से समझौता नहीं करने वाले व्यक्ति में से थे। आप लगातार देखिए ना, मुख्यमंत्री पद के सवाल पर वो कभी नहीं झुके। अगर आज भारतीय जनता पार्टी के सामने आत्मसमर्पण कर चुकी है जेडीयू और नीतीश कुमार जी सिलेंडर कर चुकी है, तो निश्चित रूप से इसके पीछे कुछ बड़ा कारण है, यूं तो नहीं। और ये बिहार की धरती समाजवादियों की धरती रही है और लगातार यहाँ से हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी ने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए हर प्रकार का कुर्बानी देने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ही आरएसएस संघ को पोषने पालने का काम किया और आज उन्हें भाजपा ने डटने का काम किया। अब तो सारा का सारा जो है गेंद उनके पाले में है, भाजपा के पाले में है। अब तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, एक गाना याद आ रहा है लता मंगेशकर का, आप लोग भी जानती होंगे कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने लोगों को लगाया था, भूजा पार्टी के जो सदस्य थे, चाहे चौधरी जी हों, सिंह जी हों, पार्टी ने नीतीश कुमार को अरुण जी जाम दिया या जहर दिया है? नहीं, अब ये कह रही है बीजेपी नीतीश जी को, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए, जाम दिया जाए या जहर दिया जाए, सुरेंद्र जी मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। तो अब तो कामयाब हो गया ना बीजेपी अपने मकसद में। जिस बात को हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार कहते आ रही थी कि हर हाल में महाराष्ट्र मॉडल लागू होगा बिहार में, और जिस समय बिहार में मिशनरी मैनेजमेंट के सहारे एनडीए सरकार में आई और नीतीश कुमार जी से गृह विभाग छीना गया, भाजपा ने छीना, तो उसी समय हम लोगों ने
कह दिया था, और हमारे नेता ने भी कह ठीक है दिया अरुण जी, कि जवाब अभी ले तो लेते हैं, अरुण जी जवाब ले लेते छीना हैं। है। ठीक है सुरेंद्र जी जवाब दीजिएगा। आने वाले समय में मुख्यमंत्री का कुर्सी भी बीजेपी छीनेगी, और जो कि आज सामने में है। ले लेता हूँ, जवाब आप ले लीजिए। अरुण जी देखिए, अरुण भाई ने जिस प्रकार से कहा कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, ये तो आरजेडी का, ये अरुण भाई का ये नारा थोड़े है, ये तो आरजेडी विपक्ष के लोगों का ही है। ये हमेशा आज तक विपक्ष के लोगों ने, माननीय लालू प्रसाद यादव जी हो या राबड़ी देवी जी हो या तेजस्वी यादव जी हो, उन्होंने तेजस्वी यादव जी को 4 साल बन गए थे। तो अगर ये कह रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी का मिशन और भारतीय जनता पार्टी का मिशन सिर्फ विकास 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 रहा है। अच्छा सुरेंद्र जी एक बात बताइए, इस पूरे विधानसभा चुनाव में एनडीए को जो वोट मिला है, सुरेंद्र जी सुनिए, एनडीए को जो वोट मिला है वो सीएम नीतीश कुमार के फेस पर ही वोट दिया गया है, और ऐसे में अब अचानक से चेहरे को बदल देना जनादेश के साथ धोखा नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बदलने का काम किया है। नीतीश कुमार जी ने स्वयं अपना इच्छा जाहिर किया कि मुझे राज्यसभा का सदस्य होना है, मैं चाहता हूं कि मैं चारों सदन का जो है सदस्य बनूं, और विकास जो है, जो बिहार की विकास है वो भी ना रुके। मैं ऐसे व्यक्ति के हाथों में देना चाहता हूं बिहार का। नहीं तो सुरेंद्र जी वो तो प्रेशर में भी कह सकते हैं ना, पार्टी के प्रेशर में भी वो अपना बयान दे सकते हैं। आप एक बात समझिए, देखिए नीतीश कुमार जी ना कल कोई प्रेशर में था, ना आज है, ना वो कभी रहने वाला व्यक्ति है। नीतीश कुमार जी ने कभी भी खास करके बिहार के लेके कभी कोई समझौता नहीं किया। और जहां तक अभी अरुण भाई ने कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी का मंशा अगर खराब होता तो जिस टाइम 42 सीट माननीय नीतीश कुमार जी जीत के आए थे, उस टाइम अगर हम चाहते, हमारी पार्टी चाहती, तो उस टाइम सीएम जो है भारतीय जनता पार्टी का होता। भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कोई समझौता नहीं किया विकास के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने कहा नीतीश कुमार जी विकास पुरुष है और बिहार का विकास कर सकता है, हम उनके साथ सहयोगी के तौर पे खड़ा रहेंगे और खड़ा है। और अगर आज नीतीश कुमार जी का इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, बिहार का विकास हो, उसमें विपक्ष को क्यों दर्द हो रहा है? विपक्ष ने तो बिहार को लूटने का काम किया, गुंडा माफिया को बसाने का काम किया, जमीन लुटेरे को बसाने का काम किया, बालू माफिया को बसाने का काम किया, भाई भतीजा को बढ़ाने का काम किया, माँ बहन तरन्नुम जी अरुण जी काम किया। ये सारे काम भारतीय। ठीक है सुरेंद्र जी जवाब ले लेते हैं। अरुण जी जवाब दीजिएगा, आप लोगों की जब सरकार थी तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने सिर्फ राज्य को लूटने का काम किया, जवाब दीजिएगा। देखिए तरन्नुम जी, हमें कहने की जरूरत नहीं है प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरी है। नीति आयोग का रिपोर्ट बोल रहा है बिहार किस हाल में, कहां इन लोगों ने पहुंचा दिया। प्रत्येक बिहारी पर 30,000 से 35,000 का कर्ज है। सीएजी के रिपोर्ट ने खुलासा किया 70-71 करोड़ एक बार, फिर 92,000 करोड़ एक बार, कहीं हिसाब किताब नहीं है। सृजन घोटाला से लेकर बांध घोटाला, को घोटाला, डिग्री घोटाला, ना जाने कितना घोटाला 20 वर्षों में हुआ। नरेंद्र मोदी जी ने ही नीतीश कुमार जी पर आरोप लगाया था 33 घोटाला का, और देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कहने का काम किया। इन्हीं के नेता सम्राट चौधरी जो अभी डिप्टी सीएम हैं, इन्होंने ही नीतीश कुमार को मेमोरी लॉस सीएम कहा कौन कौन सा दवाई दिया जाता है, हर तरह का आरोप तो इन्होंने ही नीतीश कुमार पर लगाया। डीएनए पर सवाल इन्होंने अरुण जी आरजेडी हमेशा से आरजेडी कहती आ रही है जी। एक सुन लीजिए ना, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, एनसीआरबी का डेटा देख लीजिए ना, 20 वर्षों में 70,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी, 40,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना, 3 लाख से अधिक जो चोरी डकैती आदमी की घटना। और जब से मशीनरी मैनेजमेंट के सहारे फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, पिछले 3 महीने के अंदर में
2 दर्जन से अधिक सिर्फ बलात्कार की घटना घटी है, दर्जनों बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, सामूहिक दुष्कर्म हुआ, फिर उसकी हत्या कर दी गई। ये है यहाँ की स्थिति। और ये लंबा चौड़ा प्रवचन देते हैं लॉ एंड ऑर्डर पर, विकास पर। इन लोगों को थोड़ा सा भी शर्म नाम का चीज नहीं है। इन लोगों को कोई मतलब नहीं है बिहार की जनता से, बिहार के डेवलपमेंट से। सिर्फ और सिर्फ ये लोग कुर्सी की राजनीति करते हैं, सत्ता की राजनीति करते हैं। अच्छा ठीक है अरुण जी, ठीक है अरुण जी, सुन लीजिए अरुण जी, अक्सर आरजेडी की तरफ से कहा जाता है कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। क्या वाकई अब वो तस्वीरें देखने को मिल रही है कि सच में बिहार में एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं? अब कहने की जरूरत है क्या? सब तो सामने है। आपने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार जी को बेइज्जत करने का काम किया। मुख्यमंत्री की कुर्सी जो है हथियाने में लगी हुई है, जेडीयू को समाप्त करने पर तुली हुई है, करीब करीब समाप्त कर ही दिया। जिस बात को हमारे नेता लगातार तेजस्वी यादव जी कहते आ रहे हैं, वो सारा का सारा बात तो सामने अब नजर आ गई है। कहने की क्या जरूरत है इसमें? सारा ठीक है, चाल चरित्र और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो चुका है। ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है अरुण जी, ठीक है सुरेंद्र जी, आऊंगी मैं, जवाब लूंगी, लेकिन इसी बीच मेरे सहयोगी पंकज वानखेड़े भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, बिहार से लेकर पटना तक, पटना से लेकर दिल्ली तक हलचलें तेज है कि आखिर अब बिहार का सीएम कौन होगा। अगर सीएम नीतीश कुमार अब राज्यसभा पहुंचते हैं तो कई ऐसे नाम है जो सुर्खियों में चल रहे हैं, जिसमें दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, संजीव चौरसिया, नित्यानंद राय। आपके सोर्सेस क्या बता रहे पंकज? बिल्कुल बेशक, देखिए कई नामों को लेकर चर्चा चल रही है तरन्नुम। देखिए लगातार जिस तरह से होली के दिन जो गतिविधियां बदली हैं और खास तौर पर ये तय हुआ कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया हुई, उसके बाद लगातार अटकलें तेज हो गई कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। और सबसे महत्वपूर्ण इसको लेकर चर्चा चल रही थी कि कौन सी पार्टी से होगा, जेडीयू से होगा, बीजेपी से। लगभग ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने दम पर कहा जाए, मतलब जेडीयू के साथ ही लेकिन सरकार बनाएगी और साथ में मुख्यमंत्री के तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता हो या छोटा कार्यकर्ता भी हो सकता है। क्योंकि लगातार हमने कई राज्यों में देखा है तस्वीरें बदलते हुए, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन तमाम राज्यों में जिस तरह की गतिविधियां हुई हैं, जिस तरह से ऑब्जर्वर जो नियुक्त हुए उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया और एक एमएलए को जो बड़े चेहरे का नहीं था मुख्यमंत्री बनाया। तो ये भी हो सकता है कि बिहार में इस तरह की कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बिल्कुल सही कह रहे हैं, कई नाम को लेकर चर्चा है, जिसमें नित्यानंद राय को लेकर भी चर्चा हो रही है कि हो सकता है कि अब उनको वापसी जो है बिहार कर दिया जाए और बिहार के मुख्यमंत्री पर उनको दिलाया जाए। इसके अलावा सम्राट चौधरी का नाम है। सम्राट इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि लगातार प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी उन्होंने बिहार में कई बेहतर पार्टी को मजबूत करने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए काम किया। उसके अलावा अगर देखा जाए तो मंत्री के तौर पर काम किया, उसके बाद डिप्टी सीएम बनाया, तब कई बड़े फैसले लिए। उसके बाद जब नई सरकार जब अब बनी तो उसके बाद गृह मंत्री के तौर भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसको लेकर लगातार चर्चा होती रही है। उसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार उसकी प्रशंसा करती नजर आई है। तो ऐसे में सम्राट चौधरी भी एक बड़े दावेदार के तौर पर देखा जा रहा है। इसके अलावा कई भी नाम है, चाहे वो इसके अलावा कई एमएलसीज हैं, उनका भी नाम चर्चा में चल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि इसको लेकर ब्राह्मण चेहरा भी कोई हो सकता है मुख्यमंत्री के तौर पर, इसको लेकर भी चर्चा चल रही है। खैर इंतजार करना पड़ेगा, अटकलें तेज है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है। माफी के साथ रोक लूं, इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में सत्ता हस्तांतरण की कवायद तेज हो चुकी है। सीएम नीतीश से मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी। सीएम आवास पर सम्राट और नीतीश की मुलाकात। अब से थोड़ी देर पहले संजय झा भी नीतीश से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे। तो लगातार इस बीच जो है एक दूसरे से मिलने का सिलसिला जारी है और सीएम आवास पर सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से ये मुलाकात की है। आपको बता दें कि एक तरफ अब सवाल ये है कि आखिर सीएम
जेडीयू से होगा या बीजेपी से होगा, और इन तमाम चीजों के इतर जो है बिहार में सत्ता हस्तांतरण की कवायद अब साफ तौर पर देखने को मिल रही है। सीएम नीतीश से सम्राट चौधरी मिलने के लिए पहुंचे और सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि सीएम फेस को लेकर और कई चीजों को लेकर इस बीच बातचीत हुई है। सीएम आवास पर सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की खास तौर पर मुलाकात हुई है। अब से थोड़ी देर पहले संजय झा भी नीतीश कुमार के घर पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात की। तो लगातार इस बीच जो है मुलाकात का दौर जारी है और इस मुलाकात के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है प्रदीप जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्या नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना राजनीतिक रिटायरमेंट के तौर पर इसे देखा जाए या फिर एक नई भूमिका की शुरुआत होने जा रही है, कैसे देखा जाए? देखिए, नीतीश जी बड़े सीनियर लीडर है और मुझे लगता है कि वो पिछली बार तो प्रधानमंत्री जी के दावेदार भी थे, लेकिन संयोग अच्छा रहा कि उनकी बहुमत के साथ बीजेपी के साथ सरकार बनी बिहार में और फिर दोबारा चौथी बार वो मुख्यमंत्री बन के आए। तो मुझे लगता है कि वो अपनी परिस्थितियों को देख करके पार्टी की पूरी व्यवस्था ठीक करके और बीजेपी में कैसे समन्वय बैठे, इन चीजों को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया है। वो निर्णय उनका स्वयं का था, इसलिए कि वो जानते थे कि अगर हम केंद्र में नहीं जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो पिछड़ी पीढ़ी है, जो अगली आने वाली पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं उनको आने वाले समय में मौका नहीं मिलेगा। तो वो ये नए पीढ़ी को मौका देने के लिए उन्होंने ये प्रयास किया है कि वो राज्यसभा से जाएंगे। और वो चूंकि पहले भी तीन उसके सदस्य रह चुके हैं, लोकसभा के भी रह चुके, विधान परिषद के भी रहे, विधानसभा के भी रहे, तो काफी अरसा हो गया उनको राजनीति में रहते हुए। और अब उनको ये अच्छा ये मौका था कि वो राज्यसभा जा रहे हैं और एक नई पीढ़ी को कमान सौंपने की बारी है। जी ठीक है। पंकज जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। पंकज, यहाँ पर हम लगातार देख रहे हैं कि बैठकों का दौर जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और खबर ये भी है कि आज नीतीश कुमार जो है जेडीयू के बाकी यहाँ पर मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। सोर्सेस ये बता रहे हैं कि निशांत कुमार की एंट्री हो सकती है। बिल्कुल, बेशक तरुण, देखिए एक महत्वपूर्ण बैठक है, देर शाम बुलाई गई है। तमाम जेडीयू के विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को बुलाया गया है और उन तमाम जो पदाधिकारी हैं या कहा जाए जो तमाम नेता हैं भारतीय जेडीयू के, उन तमाम नेताओं के साथ नीतीश कुमार बातचीत करेंगे और वो अपने दिल की बात जो है उन तमाम नेताओं के साथ करते नजर आएंगे। महत्वपूर्ण है कि जो फैसला नीतीश कुमार ने लिया उसकी नाराजगी तमाम जेडीयू के कार्यकर्ताओं में नजर आई। हमने कल तस्वीर देखी और आज भी तस्वीर देखे किस तरह से तमाम कई नेता जो है घर के बाहर अनशन पे बैठ गए और नीतीश कुमार को बिहार छोड़ के नहीं जाना चाहिए और इसकी नाराजगी जाहिर करते नजर आए। तो ऐसे में एक महत्वपूर्ण बैठक देर शाम बुलाई गई है और इस बैठक पे इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और ये भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपनी बेटे की जो एंट्री है निशांत की। सुरेंद्र जी, मैं आपके पास ही आती हूँ अब, क्योंकि विपक्ष की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है कि अगर नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है और बीजेपी अब अपनी पेट को मजबूत करने की कोशिश में है बिहार में, कहीं ना कहीं जेडीयू को कमजोर किया जा रहा है। देखिए तनु जी, सबसे पहली चीज तो ये है कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। बीजेपी पहले से मजबूत थी, ये कोई पहला बार ऐसा नहीं है। 2020 में भी मैंने बताया कि जब जदयू 42 सीट जीत के आई थी तब भी जो है बीजेपी जो है उनसे डबल सीट के साथ जो है मजबूत थे। और 2025 में भी जब चुनाव हुआ उस टाइम भी बीजेपी जो है सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे जो है उभर के आए। लेकिन बीजेपी का कोई मंशा नहीं है कि नीतीश कुमार को कमजोर करे या जदयू को कमजोर करे, क्योंकि वो हमारे सहयोगी दल है। हम दोनों मिलकर बिहार का विकास करने का जो सपना देखा है, बिहार के जनता को जो सपना दिखाया है, उसके ऊपर खरा उतरने का काम करने का काम किया जाएगा। ये देखिए विपक्ष का काम है, क्योंकि यहाँ परिवारवाद चलता है। यहाँ आऊंगी अरुण जी, मैं आऊंगी, सुन लेते हैं अरुण जी, सुन लेते हैं एक एक करके। हाँ, यहाँ पे जो है यह भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक बूथ का कार्यकर्ता जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो ये विपक्ष के लोग ये नसीहत ना दे और ये ना सिखाए कि भारतीय जनता पार्टी जो है जदयू को कमजोर कर रहा है, नीतीश कुमार जी को कमजोर कर रहा है। नीतीश कुमार जी को कमजोर करने वाला ना कोई देश में पैदा हुआ ना कोई होगा। नीतीश कुमार जी स्वयं फैसला लेते हैं। नीतीश कुमार जी ने खुद अपना इच्छा जाहिर किया कि मुझे राज्यसभा जाना, मुझे चारों सदन का सदस्य बनना है। और बिहार को मजबूत करने के लिए
नया पीढ़ी आया और मैं उनका सुरेंद्र जी, यही विपक्ष ये कह रहा है, सुरेंद्र जी विपक्ष यही कह रहा है कि उन पर प्रेशर बनाया गया है, इसलिए उनको ये कदम उठाना पड़ा है। अरुण जी जवाब दीजिएगा। देखिए तरन्नुम जी, भारतीय जनता पार्टी ये भली भांति जानती है और बिहार की राजनीतिक इतिहास को अगर देखेंगी तो बिहार की जनता ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार नहीं करने का काम किया, न तो भाव देने का काम किया। हाँ, भले नीतीश जी के कंधे, उनके सहारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना पांव फैलाने पे भले अभी तक सफल हुई है, इसीलिए तो इन्होंने पिछला चुनाव भी इनका नारा था 2025 से 30, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 2025 से 26 में नीतीश कुमार को फिनिश कर दिया और इसी बीच में जो है अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर है। समाजवादियों की धरती है, लोहिया कर्पूरी ठाकुर जगदेव बाबा धरती है, लालू यादव जी धरती है, तो यहाँ सभी और भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता ने स्वीकार नहीं किया है। अकेले दम पर देख ले दिक्कत को, इसके एक सोची ठीक है अरुण जी, मैं आऊंगी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, इसको अभी अब ठीक करवाते हैं, आऊंगी मैं आपके पास। अब इसी बीच मैं प्रदीप जी आपके पास ही आना चाहूंगी। प्रदीप जी, लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से फिलहाल सिचुएशन बिहार में क्रिएट है। अगर मान लेते हैं बीजेपी का कोई सीएम आता है तो क्या लगता है बिहार की राजनीति का समीकरण कैसे बदलेगा आने वाले समय में? प्रदीप जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, देखिए बिहार का जो राजनीतिक समीकरण है वो तो बीजेपी के फेवर में जा रहा है, इसलिए कि दोनों का जो ज्वाइंट वेंचर था बीजेपी का जो नीतीश जी का, वो नीतीश जी को मुझे लगता है कि और बेहतर करने का समय है और वो इसीलिए राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा जाने के पीछे है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने ये तय कर लिया है कि बिहार में इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। और आप देखें तो पिछली बार की अपेक्षा जिस तरह से सीटें बढ़ी हैं और गठबंधन में वो दोबारा फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो उस समय ये माना गया था। ठीक है प्रदीप जी, मैं रोकती हूँ आपको। इसी बीच मृत्युंजय तिवारी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। नहीं था और ये परिणाम होना ही था, ये सबको पता था। अब हो सकता है कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश जी के सुपुत्र श्री निशांत जी को इन कराया जाए, लेकिन जिस तरह इन कराया जाएगा उसी तरह आउट भी करा दिया जाएगा। तो क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने की मंशा रखती है बीजेपी। तो आगे आगे देखिए क्या होता है, अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। राजनीति में संभावनाओं के द्वार खुले रहते हैं। अब आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को फैसला लेना है। देश के जो हालात हैं, जो लोकतंत्र संविधान की जो स्थिति हो गई है, अब आदरणीय नीतीश कुमार जी को सोचना है। ये तो भले उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि ये उनका फैसला है, लेकिन ये जबरन उनको हटाने के लिए मजबूर किया है। ये उनका ही अपमान नहीं है, ये बिहार की जनता का भी अपमान है, जनादेश का अपमान है। तो इसलिए बिहार की राजनीति कौन सी करवट लेगी आने वाले दिनों में, ये समय बताएगा, लेकिन अभी भी बहुत खेल होना बाकी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी का सीएम उम्मीदवार होगा और जदयू का तो डिप्टी सीएम। नहीं, बीजेपी तो अपना सीएम बनाने के लिए ये सब कर रही है और अब बीजेपी अपना सीएम मुख्यमंत्री बनाएगी बिहार में। तो ये तो अब उनके पास जनादेश है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन 3 महीने के अंदर ही आदरणीय नीतीश कुमार जी को इस तरह से कुर्सी से बेदखल कर दिया जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। तो अब सब लोगों को उनके पार्टी के अंदर, जेडीयू के अंदर जो माननीय विधायक हैं, पार्टी के कई नेता हैं जो दुखी हैं, नाराजगी सार्वजनिक रूप से प्रकट कर रहे हैं। अब निर्णय होना है। लड़ाई अभी बहुत पर्दे के पीछे का खेल बाकी है। क्या लगता है आपको किस तरफ जेडीयू को क्या भविष्य होगा जेडीयू पार्टी? देखिए, जेडीयू को अब समाप्त करने का जो प्लान बीजेपी ने बनाया था उसमें बीजेपी सफल होता नजर आ रही है। अब जेडीयू का कोई भविष्य नहीं लग रहा है। अगर जेडीयू आदरणीय नीतीश कुमार जी कोई ठोस फैसले अभी भी लेते हैं
कोई ऐसा निर्णय लेते हैं तो फिर देश की राजनीति और बिहार की राजनीति की दशा और दिशा बदल सकती है। इसके यादव ने तो लगातार ये बातें कही थी कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी वालों ने हाईजैक। तो इसी बीच मृत्युंजय तिवारी को हमने सुना, साफ तौर पर कहना है कि नीतीश कुमार के पास अभी भी मौका है। प्रदीप जी, मैं आपके पास ही आऊंगी, आप प्लीज अपनी बात को कंप्लीट करिएगा। क्या है, नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी ये दो बड़े चेहरे हैं बिहार में, और मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए एक उम्मीद है कि जब हमारा कोई नेता आए, अपनी हमारी कार्यशैली जो भाजपा की कार्यशैली रही है और केंद्र की जो योजनाएं हैं वो और बेहतर तरीके से वो वहाँ और जो लोग हैं उनको लाभ मिलेगा, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की और जेडीयू जनता दल इसकी गठबंधन जो है नीतीश जी का, ये मजबूत होगा। और मुझे लगता है कि नई पीढ़ी को एक चांस मिलेगा, बीजेपी को कोई काम करने का मौका मिलेगा। और नीतीश जी मुझे लगता है कि कोई बड़ी सोच समझकर इन्होंने निर्णय लिया है कि हम केंद्र में रहेंगे तो हमारे आने वाले समय में हमारे पुत्र जो है उनका भी भविष्य अच्छा होगा, वो भी बेहतर तरीके से राजनीति में आ सकेंगे। हमारे ऊपर आरोप ये नहीं लगेगा कि पिता और पुत्र दोनों प्रदेश की राजनीति में उतरे हुए हैं, जिस तरह से वो हमेशा लगाते आए हैं। तो ये कई कारण इसके पीछे हैं जिसके चलते नीतीश जी राज्यसभा जाने की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे लगता है बीजेपी और तरीके से प्रदर्शन के अपना मुख्यमंत्री चाह रही थी कि हम मुख्यमंत्री अपना बनाए, जिससे भविष्य में जो हमारी योजनाएं हैं उसका सही तरीके से क्रियान्वयन निचले स्तर तक बिहार में पहुंच सके और बिहार को एक मजबूत नेतृत्व मिल सके। ठीक है पंकज, मैं आपके पास ही आऊंगी। पंकज, अगर बीजेपी से कोई सीएम होता है तो बीजेपी किन किन फैक्टर को सबसे ज्यादा तवज्जो दे सकती है, उन फैक्टर्स पर मेन फोकस बीजेपी का रह सकता है? खास तौर पर ये देखिएगी कि किस तरह से आने वाली तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो योजनाएं चल रही हैं, उसको बेहतर तरीके से बिहार के कोने कोने तक कैसे पहुंचाया जाए, और कोई ऐसा चेहरा हो जो सर्वोपरि या तो तमाम लोगों तक या तमाम विधायक और तमाम जनता तक वो एक्सेप्टेंस उसका हो। तो कहीं ना कहीं तमाम क्राइटेरिया को देखा जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण है कि मैंने पहले ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेती है, तो ये तय करना कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये बहुत जल्दबाजी होगी। मुझे लगता है कि जब अप्रैल में जब स्थिति साफ होगी और जब इस्तीफा नीतीश कुमार देंगे, उसके बाद जब ऑब्जर्वर नियुक्त होंगे तो ये तय होगा। लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण ये है कि अनुभव के हिसाब से देखा जाए, जिस तरह से प्रदीप जी कह रहे थे कि नित्यानंद राय हो या सम्राट चौधरी हो, दोनों अनुभवी नेता है। और सबसे महत्वपूर्ण है, बताया जाता है कि जिस तरह से सम्राट चौधरी की पकड़ बिहार के संगठन से लेकर सरकार के अंदर तक है, तो माना जा सकता है कि अगर अव्वल नंबर पे कोई या पहले नंबर पे कोई अगर कोई मजबूत दावेदार के तौर पर वो है तो सम्राट चौधरी हो सकते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम नित्यानंद राय है, जो केंद्र की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं। और उसके अलावा अगर आपने देखा होगा कि जब गठजोड़ की राजनीति चल रही थी विधानसभा चुनाव से पहले, तो उन्होंने ही चिराग पासवान को कन्विंस करना, उनसे बातचीत करना और तमाम जो जवाबदारी है वो उन्होंने संभाली थी। तो ऐसे में उनका भी एक दूसरा नाम है। उसके अलावा कई और नामों को लेकर चर्चा चल रही है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो तमाम सोर्सेज जो नाम निकाल के ला रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इन तमाम नामों को लेकर चर्चा हो सकती है, उसमें से एक है जजारपुर से विधायक है नीतीश मिश्रा, ब्राह्मण समाज से आते हैं, स्वर्ण जाति से आते हैं। ऐसे में उनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है। हो सकता है अगर स्वर्ण जाति को लेकर चर्चा हो तो वो भी एक महत्वपूर्ण दावेदारी हो सकती है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो नाम निकल कर आ रहा है फिलहाल, वो है संजीव चौरसिया। वो एक और मजबूत जो है संगठन में अच्छी है, संघ पृष्ठभूमि से आते हैं, तो वो भी एक नाम हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तृणमूल जो फार्मूले को लेकर चर्चा चल रही है बिहार में, खास तौर पर कि जिस तरह से ट्रेंड चलता आया है कि एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम, तो इस सरकार में भी जो नई सरकार गठन होगी, भारतीय जनता पार्टी लीड करती नजर आएगी। उसमें एक मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी का होगा और 2 डिप्टी सीएम जेडीयू को होंगे। लेकिन जेडीयू के अंदर इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि अगर नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लॉन्च किया जाता है, अगर उनको डिप्टी सीएम बनाया जाता है, तो उनके पैरेलल कोई और डिप्टी सीएम ना हो। अगर कोई और जाति एमएलसी अगर डिप्टी सीएम बनता है तो ठीक है कि कोई और डबल डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। लेकिन निशांत के पैरेलल में, क्योंकि जो इमेज है, जो इमेज बिल्डअप करनी है, बड़े चेहरे को लेकर मुख्यमंत्री के बेटे रहे हैं और बड़े नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो ऐसे में उनके समांतर कोई और नेता ना हो। इसलिए फिर ऐसा हो सकता है फॉर्मूला कि एक सीएम और एक डिप्टी सीएम का फॉर्मूला अपनाया जा सकता है।
ठीक पंकज, बने रहिएगा। सुरेंद्र जी मैं आपके पास ही आऊंगी। अब से थोड़ी देर पहले हमने मृत्युंजय तिवारी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर निशांत कुमार की पॉलिटिक्स में एंट्री होती है तो बीजेपी वैसे ही बाहर निकाल कर फेंक देगी जैसे नीतीश कुमार को फेंका है। साफ तौर पर यह आरोप आरजेडी की तरफ से लगाया जा रहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल कर रही है और जेडीयू को बिहार में कमजोर करने की एक बहुत बड़ी रणनीति है। देखिए, मृत्युंजय तिवारी जी वरिष्ठ नेता हैं और मृत्युंजय तिवारी जी ने जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया कि निकाल के फेंक देंगे, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की गठबंधन आज से नहीं है, पिछले 25 वर्षों से ये गठबंधन है। आज तक तो भारतीय जनता पार्टी ने कभी निकाल के फेंकना और फेंकाने का काम किया नहीं। ये तो फेंकने और फेंकाने का काम जो है आरजेडी में चलता है। लेकिन सुरेंद्र जी ये भी तो देखा है कि बिहार में कितना खेला हुआ है, इसे भी तो नहीं भुलाया जा सकता सुरेंद्र जी। तो आरजेडी ने ये देखिए, ये आरजेडी के परिवार में है, ये भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में आता ही नहीं है फेंकने और फेंकाने का। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में तो सिर्फ विकास है और विकास है। विकास के ही नाम पे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पिछले 20 वर्षों से जो है मुख्यमंत्री बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और भारतीय जनता पार्टी आज भी माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री और आदर्श मानते हैं। उनके ही विकास और उनकी नीति ही आज बिहार को जो है उन जंगल राज से, उन गुंडा माफियाओं से बाहर निकालने का काम अगर किसी ने किया है तो नीतीश कुमार जी ने किया। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन से ही कहा कि हम विकास के साथ हैं, हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं, जो बिहार का विकास करेगा, जो बिहार का कानून व्यवस्था को अच्छा करेगा। सुरेंद्र जी यही मृत्युंजय तिवारी की तरफ से कहा गया कि सीएम चेहरा जो है वो नीतीश कुमार रहे, उन्हीं के नाम पर वोट को इकट्ठा किया गया और पार्टी जीती भी, एनडीए जीत भी गई, लेकिन ये कहीं ना कहीं जनादेश का अपमान भी होगा। बिल्कुल भी जनादेश का अपमान नहीं है। देखिए, जनादेश के अगर हिसाब से अगर आप चलेंगे तो 2020 में जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया था। उस टाइम जेडीयू का माननीय नीतीश कुमार जी के पार्टी को 42 सीट थे। हमने जनादेश के आधार पे और विकास के आधार पे, कानून व्यवस्था के आधार पे जो है और जनता से जो हमने वायदा किया था उस हिसाब से हमने माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। 2025 में हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने कहा था कि माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बना। और स्वयं अगर नीतीश कुमार जी स्वयं ये कह रहे हैं कि अब मैं मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री होंगे, भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री अपना तय करे, तो इसमें विपक्ष को क्यों दिक्कत हो रहा है? हमारी विकास की जो रास्ता है। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अरुण जी क्या दिक्कत हो रहा है? क्या अरुण जी वाकई आरजेडी को भी लग रहा है कि जेडीयू का अस्तित्व खतरे में है? अरुण जी जवाब दीजिएगा। इतना जरूर दावा करता हूँ कि ये डबल इंजन की सरकार जो है बिहार। ठीक, सुरेंद्र जी जवाब ले लेते सुरेंद्र जी जवाब ले लेते। अरुण जी जवाब दीजिएगा। लगातार ये लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं कि हम किसी के साथ छल नहीं करते हैं, प्रपंच नहीं करते हैं, हमने तो कई उदाहरण प्रस्तुत किया। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अपने सहयोगियों को समाप्त करती है, खत्म करती है, ये तो लंबा चौड़ा इतिहास है। महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक, चाहे हरियाणा तक, हर जगह फिर नीतीश कुमार जी के साथ ये कहने की जरूरत नहीं है। और जहां तक ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट में कहाँ है बिहार खड़ा? शिक्षा के मामले में, चिकित्सा के मामले में, प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में, निवेश के मामले में, साक्षरता दर के मामले में देश में सबसे अंतिम पायदान में बिहार खड़ा है। चुप रहिए ना, थोड़ा सा बेचैन ज्यादा मत हुई। मैं तो बोल नहीं रहा था, आप जब बोल रहे थे। सुरेंद्र जी एक एक करके सुरेंद्र जी सुन लेते हैं। मैं तो बोल नहीं रहा था। अगर बेचैनी की बीमारी है तो अलग बात है, मैं तो इतना आराम से सुन रहा था। आप भी सुना करिए ना, थोड़ा सा ज्यादा उतावला मत होइए। बिहार है, ज्यादा उतावलापन जब भाजपा दिखाई है, अब भाजपा को ठंडा कर दिया है बिहार की जनता। ये समाजवादियों की धरती है, सामाजिक न्याय की धरती है। इसी धरती से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अडवाणी जी को अरेस्ट कर मसानजोर जेल भेजने का काम किया था। तो इसलिए ज्यादा उत्साहित मत होइए, ठीक है? मिशनरी मैनेजमेंट के सहारे आप जनादेश प्राप्त कर
आए हैं सत्ता में ठीक है, एक-एक और करके फिर सुरेंद्र जी, नीतीश सुन कुमार लेते जी हैं, के सुरेंद्र साथ जी। छल प्रपंच करके सीएम की कुर्सी के तरफ देख रहे हैं, वो अलग बात है। थोड़ा सा सुन लीजिए ना, इनको साइलेंट करिए। सुरेंद्र जी, तरन्नुम जी, सुरेंद्र जी, रुक जाइए, आऊंगी मैं आपके पास, पूरा समय है। सुरेंद्र जी, एक एक करके, ऐसे नहीं समझ में आएगा। सुरेंद्र जी नहीं, रुक जाइए, अरुण जी जवाब दीजिएगा। अब इनको क्रैक मेल को रोकिएगा तब ना, जिसका ब्रेक फेल है, इनको तो रोक लीजिए कम से कम। मैं तो कितना संयम से सुन रहा था, सुनने की ठीक है, क्षमता वक्त है ही जाया नहीं नहीं होना अपने बारे चाहिए। में जो अरुण बोला। जी, सुरेंद्र जी, अरुण जी, हाँ। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो कैरेक्टर रहा है, ये कहने की जरूरत नहीं है। और बिहार को किस हालात में पहुंचाने का काम किया है, ये भी सबके सामने है। जब से इनके भाजपा नेता के पास गृह विभाग गया है, सम्राट चौधरी के पास, 3 महीने के अंदर देखिए ना लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति। 3 महीने के अंदर 2 दर्जन से अधिक महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म हुआ, और दर्जनों बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। सारे के सारे सत्ता संरक्षित अपराधियों द्वारा पूरे बिहार में तांडव मचा रखा है। ऐसा एक भी दिन नहीं है राज्य के अंदर जिस दिन दर्जनों हत्याएं नहीं होती हैं। ये हालात है, डरा और सहमा हुआ है बिहार प्रदेश के वासी। और ये लंबा चौड़ा प्रवचन देंगे लॉ एंड ऑर्डर पर, तो विकास पर, और ये एक सुन लीजिए ना, मैं समाप्त करूंगा 10 सेकेंड में। बहुत लंबा चौड़ा ये लोग प्रवचन देते हैं, मोदी जी से लेकर अमित शाह तक परिवारवाद पर। परिवारवादी पार्टियों के सहारे तो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, केंद्र सरकार चल रहा है, और राज्यसभा से भी जो 2 व्यक्ति को भेजा गया है, नितिन नवीन जी और शिवेश कुमार को, ये कौन है? ये तो पारिवारिक राजनीतिक घराने से ही है, कोई आम कार्यकर्ता तो नहीं है। तो किस मुंह से लंबा चौड़ा प्रवचन ये लोग परिवारवाद पर देते हैं? परिवारवादी पार्टियों के सारे बिहार में भी इनकी सरकार चल रही है, केंद्र में भी चल रही है। ठीक, राजनीतिक घराने से आने वाले व्यक्तियों को ही आगे क्या कुछ रणनीति को अपनाया जाता है। सुरेंद्र जी, अरुण जी, प्रदीप जी, आप तीनों ने अपना बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। पंकज, आप भी नजरें बनाए रखिएगा, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।